Hello everyone, in this video we are going to discuss sources and schools of Hindu law. अब अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल लॉज के लिए स्पेसिफिक लॉज हैं, स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हैं. फॉर इंस्टेंस हिंदूज़ के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है. देन रिगार्डिंग मुस्लिम्स देयर मुस्लिम पर्सनल लॉ इज देयर विच इज़ दो नॉट codified but it is there. And regarding Christians and Parsis उनके लिए स्पेसिफिक लॉज हैं, ठीक है, जो कि कोडिफाइड हैं. बट अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, हिंदू लॉ में हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेजिस्लेशन है आज के टाइम में, और कोर्ट में केसेस जाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं. एंड अकॉर्डिंगली अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तो वो जुडिशल प्रेसिडेंस भी बन जाता है. बट हमेशा से ये सोर्स ऑफ हिंदू लॉ नहीं रहा है. इनफैक्ट लेजिस्लेशंस तो अभी कुछ टाइम पहले ही पिक्चर में आया है. 1955 से हिंदू लॉ कोडिफाई हुआ है, उससे पहले इट वॉज मोस्टली अनकोडिफाइड. एंड अगर हम एक कन्वीनियंट टाइम की बात करें तो हिंदू धर्म जो है वो गवर्न करता था बिल्कुल स्टार्टिंग से, एंशियंट टाइम से हिंदू लॉ को रिगार्डिंग फैमिली एस्पेक्ट, रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ family law. So accordingly sources of Hindu law can be divided into two major categories, ancient sources and modern sources. And हम ये जो division है इसके according ही हम sources पढ़ेंगे. Sources of Hindu law. Ancient source, modern source. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू एंशियंट सोर्स, जो हमारा सबसे एंशियंट सोर्स है दैट इज श्रुतिज. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू एंशियंट सोर्स, जो हमारा सबसे एंशियंट सोर्स है दैट इज श्रुतिज. श्रुतिज को एक्चुअली हम वर्ड ऑफ गॉड भी बोलते हैं, बिकॉज पुराने टाइम में जो ऋषिज थे, जो साधुस थे, जो लर्नड मैन थे, जो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते थे गॉड से, उन्होंने डायरेक्टली गॉड के रेवलेशंस को सुना एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने श्रुतिज में गॉड के रेवलेशंस को इनकॉर्पोरेट करा एंड वो सब हमारे लिए श्रुतिज की फॉर्म में डेवलप हुए. इनफैक्ट द लिटरल मीनिंग ऑफ श्रु इज टू हियर. श्रु का लिटरल मीनिंग ही है टू हियर, क्योंकि जो लर्नड मैन थे, जो सेजेस थे, ऋषिज थे, जिनको नॉलेज थी, उन्होंने डायरेक्टली गॉड के वर्ड्स को सुना और उनको श्रुतिज में इनकॉर्पोरेट करा. तो वो सुनी हुई बात थी जो गॉड ने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया है उन सेजेस से. श्रुतिज में हमारे 4 वेदास आते हैं. 4 वेदास आर इंक्लूडेड इन श्रुतिज. फर्स्ट इज ऋग्वेद, second is Samved, third is Yajurved, and fourth is Atharvaved. इनफैक्ट ये जितने भी वेदास थे ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, संहितास एंड ब्राह्मणास. संहितास में तो बेसिकली मंत्रास थे इन प्रेज ऑफ गॉड, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक संस्कृत के मंत्रास इन्वॉल्व थे एंड ब्राह्मणास में उन मंत्रास का एक्सप्लेनेशन गिवन था. इनफैक्ट दीज वेदास वर फॉलोड बाय उपनिषद्स और सूत्रास. followed by Upanishads और सूत्रास. They were also known as Vedantas. इनको वेदांतास भी कहते थे. That is the end of Vedas.
उपनिषद्स एंड सूत्रास में बेसिकली इंटरप्रिटेशन, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ही गिवन था वेदास का। वेदास अपने आप में बहुत बल्कि थी, बहुत हैवी थी और वो सबके लिए इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल था, बट उसका थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन उपनिषद्स और सूत्रास में इनकॉर्पोरेट किया गया। सो उपनिषद्स एंड सूत्रास अलॉन्ग विद वेदास वर इंक्लूडेड इन श्रुतिज। दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। Then second source of Hindu law is Smritis. Smritis. अगर हम श्रुतिज की बात करें, हमने वो देखा कि वो डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड थे, ठीक है। जो लर्नर्ड मैन, जो सेजेस थे, जो डायरेक्टली गॉड के वर्ड्स को समझ पा रहे थे, उन्होंने उनको इनकॉर्पोरेट करा श्रुतिज में। बट श्रुतिज अपने आप में बहुत बल्कि थी। इनफैक्ट उनकी जो लैंग्वेज थी वो सिर्फ कुछ लोग जिनको उस एस्पेक्ट की नॉलेज थी वही उनको इंटरप्रेट कर पा रहे थे। सो बेसिकली एक ह्यूमन कॉम्पोनेंट मिसिंग था श्रुति से, क्योंकि ये कुछ लोगों तक ही कन्फाइंड था, कुछ लर्नर्ड मैन तक ही कन्फाइंड था, एंड उसका जो इंटरप्रिटेशन था वो कॉमन मैन तक नहीं पहुंच पा रहा था। देन केम द कंसेप्ट ऑफ स्मृति। दे आर ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज धर्मशास्त्र। स्मृतिज में ज़्यादा ह्यूमन कॉम्पोनेंट प्रेजेंट था एज कम्पेयर टू श्रुतिज। स्मृतिज कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंशिएंट स्मृति and modern Smritis. Now there are three important Smritis which we need to discuss. First is Manu Smriti. मनु स्मृति इज द ओल्डेस्ट स्मृति। 200 BC के अराउंड इसको कंपाइल किया गया, and it has 12 chapters and 2690 verses. And मनुस्मृति का जो 8th chapter है that deals with different laws. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मनुस्मृति इस वजह से, एज बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मनुस्मृति, बट इसमें सिर्फ एक चैप्टर है, दैट इज द चैप्टर नंबर 8 विच डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉज। इसमें सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज सभी इंक्लूडेड हैं, एंड फैमिली लॉ, स्पेशली द हिंदू लॉ एस्पेक्ट, वो एक छोटा सा पार्ट है 8th चैप्टर। एंड इनफैक्ट जो लॉज हैं इसमें वो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, कुल्स, जातीज, इन सब के बेसिस पर भी डिफरेंट है अलग अलग लोगों के लिए। Then next is Yajnavalkya Smriti. Yajnavalkya was the grandson of great sage Vishwamitra. Sage Vishwamitra. This was compiled around 1st century AD. ठीक है, 1st century AD, दैट इज बर्थ आफ्टर क्राइस्ट। उसके 1st century के बाद अराउंड उसी टाइम पर इसको कंपाइल किया गया। एंड इसमें मनुस्मृति के ही बहुत सारे इंस्टांसेस हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बट मनुस्मृति को और रैशनल और कोहेरेंट वे में कंपाइल किया गया है यज्ञवल्क्य स्मृति में। इनफैक्ट इट इज more liberal, comprehensive, and coherent. In fact, Yajnavalkya Smriti is more liberal regarding the status of women and Shudras. Regarding status of women and Shudras. तो इनके स्टेटस के रिगार्डिंग भी यज्ञवल्क्य स्मृति कंपैरेटिवली ज्यादा लिबरल है मनुस्मृति से। नेक्स्ट इज नारद स्मृति। This was compiled around 200 AD
बाय ग्रेट सेज देवऋषि नारद। ये नेपाल से थे एंड अराउंड नेपाल में ही ये नारद स्मृति को कंपाइल किया गया। फैक्ट इट इज कंपैरेटिवली मोर लिबरल एज कम्पेयर टू मनुस्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति के ही बहुत सारे लॉज को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, प्लस मॉडर्न लॉ की भी एक नींव इसमें रखी गई। स्पेशली द आस्पेक्ट्स रिगार्डिंग प्लेंट वर स्पेसिफिकली डिस्कस्ड इन नारद स्मृति। ठीक है, प्लेंट क्या होती है, जिससे एक सूट फाइल होता है, तो उससे रिलेटेड, एक सूट से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो कैसे फाइल होना चाहिए, वो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो भी डिटेल में डिस्कस हुआ था नारद स्मृति में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नारद स्मृति से एक्चुअली एक मॉडर्न लॉ की शुरुआत भी हुई। द नेक्स्ट एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ इज कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट्स। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट बेसिकली स्मृतिज का नेक्स्ट स्टेप था। अकॉर्डिंगली श्रुतिज एंड स्मृतिज को और समराइज वे में और उनको कॉम्प्रिहेंसिव बना के इन कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट में इंक्लूड किया। इनफैक्ट मेजर कमेंट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मिताक्षरा एंड दया भाग। मिताक्षरा एंड दया भाग, ये अभी हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये 5 मिनट्स में डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, दैट इज कस्टम्स। कस्टम की अगर हम बात करें, कस्टम बेसिकली ऐसी प्रैक्टिस होती है जो इतने सालों से किसी फैमिली में या किसी कम्युनिटी में प्रैक्टिस की जा रही हो कि वो उनके लिए एक बाइंडिंग हो गई हो। अगर वो कम्युनिटी या वो फैमिली वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस नहीं फॉलो करती है, तो मतलब ये है कि उस फैमिली के लिए या उस कम्युनिटी के लिए उस प्रैक्टिस को ऑब्जर्व ना करना ऑप्शन है ही नहीं। उनके लिए एक बाइंडिंग इफेक्ट है उस कस्टम का, एक सोर्स ऑफ लॉ है वो कस्टम। ठीक है, तो कस्टम कोई भी एक ऐसी प्रैक्टिस होती है। इनफैक्ट सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इट ऑल्सो मेक्स वे फॉर कस्टम्स। दैट मीन्स अगर कोई कस्टम्स और यूसेजेस अगर पिक्चर में है तो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस उसको सरपास नहीं कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर कस्टम विल बी एप्लीकेबल on that particular point of law and not the provision given under the Hindu Marriage Act. So these are the 4 ancient sources of Hindu law, that is Shrutis, Smritis, commentaries and digests and customs. And commentaries and digests में मिताक्षरा and दया भाग अभी हम करेंगे discuss. Now coming to modern source of Hindu law. First modern source of Hindu law is legislation. तो अभी हम आगे जितने भी एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, देन हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई 2005 में, देन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट, ये सभी एक्ट्स क्या हैं, ये लेजिस्लेशंस हैं। ठीक है, इनफैक्ट 1955 में ही नहीं, उससे पहले भी कुछ हिंदू लॉज दैट इज लेजिस्लेशंस पास हुए हैं 1955 से पहले भी। बट 1955 पर्टिकुलरली इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1955 में मेजरली दैट इज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजरली जो हिंदू लॉ है उसको कोडिफाई किया गया। सो दैट इज वाई 1955 और उसके बाद के एक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट मॉडर्न सोर्स, दैट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। जो सुप्रीम कोर्ट केसेस डिसाइड कर रहा है वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होंगे, वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे। दैट मीन्स दे हैव अ बाइंडिंग फोर्स, दे हैव अ फोर्स ऑफ लॉ। सिमिलरली अगर हाई कोर्ट कोई केस डिसाइड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में सोर्स ऑफ लॉ का काम करेंगे। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में जुडिशियल प्रेसिडेंट्स भी एक सोर्स ऑफ लॉ हो जाते हैं हमारे लिए। देन नेक्स्ट मॉडर्न सोर्सेज, इक्विटी, जस्टिस and good conscience. अगर कोई लॉ पॉइंट ऐसा है जिस पर कोई लेजिस्लेशन नहीं है, जिस पर कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो कोर्ट इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके भी उस केस को डिसाइड कर सकती है। सो दिस इज एज वेल अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। सो अकॉर्डिंगली दीज आर द 3 मेजर मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, दैट इज लेजिस्लेशंस, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड इक्विटी, जस्टिस एंड
गुड कॉन्शियंस। अभी हमने डिस्कस किया था कि कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मिताक्षा एंड दया भाग। एक्चुअली हुआ क्या, जब श्रुतिस थे वो हमारे जो लर्नड सेजेस थे, लर्नड मेन थे, उन्होंने डायरेक्ट रेवलेशन सुने थे गॉड से एंड उनको उन्होंने श्रुतिस में इनकॉर्पोरेट करा इन द फॉर्म ऑफ 4 वेदास, बट दे वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वो नॉर्मल मैन को नहीं समझ आ सकते थे। सो अकॉर्डिंगली उनको और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए स्मृतिज आए पिक्चर में। स्मृतिज कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड थे एंड दे हैड अ ग्रेटर ह्यूमन कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब स्मृतिज के बेसिस पर डिफरेंट सेक्ट्स डिवाइड हो गए जो खुद को कैटेगराइज करने लगे एज अ मिताक्षा और एज अ दया भाग। तो क्या होने लगा, उन्हीं के बेसिस पर दो कमेंट्रीज भी आई, मिताक्षा और दया भाग, और जो मिताक्षा को फॉलो करते थे वो मिताक्षा स्कूल ऑफ थॉट में आ गए, जो दया भाग को फॉलो करते थे वो दया भाग स्कूल ऑफ थॉट में आ गए। दैट मीन्स लॉज थे पहले से सबके पास, बट उनका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा उसके बेसिस पर दो स्कूल्स ऑफ थॉट बन गए। सो फर्स्ट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज मिताक्षा and second is दया भाग। तो इस वजह से ये कमेंट्रीज में भी इंक्लूडेड है और ये एक स्कूल ऑफ थॉट भी है। यहाँ पर हम स्कूल को मतलब स्कूल नहीं है, यहाँ पर स्कूल का मतलब है स्कूल ऑफ थॉट, कि अगर कोई पर्सन है खुद को मिताक्षरा से एसोसिएट करता है, दैट मीन्स वो इन इन चीज़ों में बिलीव करता होगा। एंड वो क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं अभी। मिताक्षरा वॉज रिटन बाय सेज विजननेश्वर। सेज विजननेश्वर, and this was incorporated in Yajnavalkya Smriti. सो सेज विजननेश्वर ने ये जो लिखा वो यज्ञवल्क्य स्मृति में इंक्लूडेड था। नाउ द मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट इज एप्लीकेबल इन द एंटायर इंडिया एक्सेप्ट सर्टेन पार्ट्स ऑफ except certain parts of Bengal, Bihar and उड़ीसा। इन स्टेट्स के अलावा मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट पूरे इंडिया में अप्लाई करता है, पूरे इंडिया में प्रेवलेंट है। मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में बेसिकली कोपासनरी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। उसमें जो प्रॉपर्टी है उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी माना जाता है, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माना जाता है एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आगे कोपासनर्स को डिविन्यूट होती है। सो बेसिकली जो कोपासनर्स होते हैं जो कि पहले मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली होते थे, ठीक है, एंड अभी 2005 अमेंडमेंट के बाद फीमेल मेंबर्स भी इंक्लूडेड है, बट जो ओरिजिनली जो टेक्स्ट हमारा कहता है उसमें जो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है दे आर नोन एज कोपासनर्स, एंड कोपासनर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ इन द फैमिली। ठीक है, सो बेसिकली जैसे ही वो किसी फैमिली में जन्म ले रहे हैं, वो बर्थ ले रहे हैं, ठीक है, वैसे ही उनका एक शेयर फिक्स हो गया है प्रॉपर्टी में। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट regarding inheritance of property. Now, Mitaksha school of thought can be further categorized into 4 parts. And ये basically regional basis पर है, territorial basis पर है, ठीक है। First is Madras school or Dravidian school of thought. Second is Maharashtra school or Bombay school of thought. Third is Banaras school of thought, and fourth, next is Mithila school of thought.
तो ये हमारे 4 स्कूल्स ऑफ थॉट है अंडर मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। सो बेसिकली ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट है ये टेरिटोरियल बेसिस पर ही डिवाइडेड है। इनमें माइनर डिफरेंसेस है, बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है, एंड इनका जो डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा रेलिवेंट है भी नहीं फिलहाल। ठीक है, नाउ कमिंग टू दया भाग स्कूल ऑफ थॉट। अभी हमने देखा पार्ट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, वहां पर दया भाग स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई होता है। सो applicable to parts of Bihar, Bengal and Odisha. Jimut Vahana was a sage that was living in Bengal and it was compiled by him. ठीक है, ये जो जिमुत वाहना है इन्होंने यज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ा, इनफैक्ट बाकी भी जो डिफरेंट टेक्स्ट थे हिंदू लॉ पर उन सबको पढ़ा, डिफरेंट कस्टम्स एंड यूसेजेस को स्टडी करा, एंड अकॉर्डिंगली ही केम अप विद हिज ओन टेक्स्ट दैट इज नोन एज दया भाग। तो दया भाग उनकी खुद की एक कंपाइलेशन थी, उनकी खुद की एक बुक थी जिसमें उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया हुआ था हिंदू लॉ का। एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट एंड द दया भाग स्कूल ऑफ थॉट इज रिगार्डिंग द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ओनली। ठीक है, बाकी एस्पेक्ट्स में डिफरेंस नहीं है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में ही डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत, और उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे डिस्कस करते हैं। Laws of inheritance is the differential point. हमने मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में अभी डिस्कस करा कि जैसे ही एक मेल मेंबर, एक मेल कोपार्टनर बर्थ लेता है किसी फैमिली में, उसका एक शेयर असर्टन हो जाता है, बट दया भाग स्कूल ऑफ थॉट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें बर्थ के बेसिस पर किसी को शेयर नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट उसमें डेथ के बेसिस पर शेयर मिलता है। मतलब जब किसी पर्सन की डेथ हो रही है उस टाइम पर सभी फैमिली मेंबर्स का क्या शेयर एग्जिस्टिंग था उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि उसका क्या शेयर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में हमने देखा कि सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। दया भाग स्कूल ऑफ थॉट में कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, वहाँ पर सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करा जाता है प्रॉपर्टीज को, एंड इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी है वो आगे इस वजह से लीगल एयर्स को डेवल्यूट होती है इंस्टेड ऑफ द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सो ये मेजर डिफरेंसेस है मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में एंड दया भाग स्कूल ऑफ थॉट में, एंड ये और ज़्यादा क्लियर होंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के लेक्चर्स में। ठीक है, सो दीज वर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। थैंक यू।